ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे तेलंगाना से राजस्थान तक विकास की सौगात। ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है, तेलंगाना से राजस्थान तक विकास की सौगात। दरअसल विकास का एजेंडा केंद्र सरकार का रहा है और प्रधानमंत्री ने अपने दौरों में तेलंगाना से राजस्थान तक विकास की एक नई सौगात दी है दोनों राज्यों की। तो इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये विकास आगे जा रहा है और आगे जाता रहेगा, किस तरह से ये सिर चढ़कर बोल रहा है इन दोनों राज्यों में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। शेखर साहब बहुत स्वागत है आपका। और शिशिर सिन्हा सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है। शिशिर जी आपका बहुत स्वागत है। शेखर, अगर आपके साथ इसकी शुरुआत करना चाहें, तेलंगाना की बात करें या राजस्थान की बात करें या देश के दूसरे हिस्सों की बात करें, आज दरअसल इन दोनों जगहों पर वो बानगी या ये कहा जाए कि एक जो एक तीव्र गति से विकास का एजेंडा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, रोड डेवलपमेंट का, राजमार्ग निर्माण का और रेलवे के निर्माण का, उसकी एक बानगी भर देखने को मिली। दरअसल ये जो स्टार्ट है ये काफी पहले से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि ठीक तेलंगाना में विधानसभा चुनाव पहले ये सारी चीजें मतलब अब शुरू हो रहे हैं या शिलान्यास हो रहे हैं। इसके लिए काफी प्रिपरेशंस हुई है। पिछले 9 साल में ये कार्यक्रम सब शुरू हुए। कुछ कार्यक्रम पिछले 4 साल में शुरू हुए। आज कई जो प्रोजेक्ट्स है वो संपूर्ण हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने बीकानेर में भी और तेलंगाना में भी, दोनों राज्यों में आपने देखा होगा कि कई लोक अर्पित किए गए। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि जो विकास है उसकी स्केल और साइज, इस दोनों पर ध्यान करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप विकसित भारत चाहते हैं तो विकास वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं हो सकता। तो उसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वही है मूल फिलॉसफी इस सरकार की, जिसको सरकार ने पूरा इंप्लीमेंट किया है कई प्रोजेक्ट में। खास करके जितने हाईवेज प्रोजेक्ट आज हुए आप देखेंगे, जो नए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे और जो प्रोजेक्ट्स आज इनॉग्रेट हुए, इस सबसे इसका एक उद्देश्य जो है कि वहां के रीजन में इसकी डेवलपमेंट हो, लोगों को नौकरी के लिए काफी स्कोप मिले, खास में वहां भी, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आ जाए। तो सरकार की सोच यही है कि जो भी हो एक प्लान्ड तरीके से हो और टाइमली हो। देखिए सबसे बड़ी जरूरत है टाइम। अगर आप चीजें टाइम पे नहीं करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जो पहले सरकारों में हमने क्या देखा है कि जो प्रोजेक्ट 1000 कोटी रुपए में शुरू होगा, जाके खत्म होते हुए 30,000 करोड़ हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार अपने ऑफिस की वो मॉनिटरिंग भी होता रहता है, सारे मंत्रालयों की मॉनिटरिंग होता रहता है। सो ये टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन की प्राइम मिनिस्टर बहुत उसको एम्फसाइज करते हैं, जिसको आज हम देख रहे हैं कि कई जो चीजें हो रही है वो आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो या इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉरिडोर हो जो बीकानेर में किया इन्होंने, तो सब जगह आप देखेंगे एक फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने आज इसकी एक प्रकार से देश के सामने भी ये बता दिया है कि आपको अगर विकास चाहिए एक टाइम बाउंड मैनर से होगा, एक जोश से होगा, ताकि लोगों, क्योंकि लोग और वेट नहीं कर सकते। देखिए चीजें फास्ट तरीके से हो रही है। और रेलवे की खास करके जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जब नए हाईवेज बन रहे, प्राइम मिनिस्टर तो वंदे भारत भी जिक्र किया, साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है रेलवे के, जो जितनी प्रोडक्शन वो आपके लोकोमोटिव्स हो या बाकी कोई रोलिंग स्टॉक हो, तो ये सारी चीजों को आज प्राइम मिनिस्टर ने काफी अच्छी तरह से लोगों के सामने रखा है। जी निश्चित तौर पर। शिशिर जी, जब इस बात की बात होती है कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश पिछले 9 वर्षों से हो रही है और ये जिसको कहते हैं कि एक पूरा आमूल-चूल परिवर्तन, क्योंकि बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह का रिकॉर्ड निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। भारत उनमें से एक है। कितना बदलाव आप देखते हैं और इकोनॉमी पर किस तरह से असर इसका देख रहे हैं? देखिए 2 बातें हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब हम 6% से ज्यादा की विकास दर की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए हमारी जरूरत क्या है? बुनियादी सुविधाओं में हम कितनी ज्यादा बेहतरी ला सकते हैं। और बुनियादी सुविधाओं में बेहतरी क्यों जरूरत है, खासतौर पर सड़क या रेल मार्ग में या बंदरगाह में या हवाई यातायात में? इससे आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि सामान को
बाजार तक पहुंचाने और कच्चे सामान को, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने, इसकी जो लागत है इसको कम करना है, क्योंकि इसकी लागत कम होगी तो आपके अंदर प्रतिस्पर्धी जो क्षमता है वो बेहतर होगी। तो बुनियादी सुविधाओं के विकास को सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि कितनी सड़कें बनी या कितना लंबा रेल मार्ग बिछा या बंदरगाहों की स्थिति कैसे बेहतर हुई। हमें यह देखना चाहिए कि उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट पे, यानी कि कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने और फिर फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने की लागत में कितनी कमी आई। तो ये जब होता है तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज के लिए, कंपनी के लिए देखिए क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी डबल डिजिट में है, लक्ष्य क्या है, इसे सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट में लाने का मतलब है कि कंपनियों के लिए जो पूंजी का निर्माण है वो और ज्यादा हो पाएगा, वो नए सिरे से फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकेंगे। तो एक पहलू तो आपका यह है बुनियादी सुविधाओं को लेकर के। दूसरा, हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम देश के आर्थिक विकास दर की बात करते हैं तो देश के साथ साथ राज्यों की आर्थिक विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास दर हर राज्य के विकास दर से बना हुआ है। जो 28 राज्य हैं हमारे या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके विकास दर से जुड़ा हुआ है। तो जब आप 6%, 6.5% विकास दर की बात करते हैं तो बात चाहे तेलंगाना की हो, राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, यहां तक कि बिहार की हो या पश्चिम बंगाल की हो, इन सभी जगहों पर विकास की बेहतर रफ्तार होनी चाहिए। इन्हीं दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए ये जितनी भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका आज जिसे कहा जाए कि पब्लिक को डेडिकेट किया गया, लोगों के उपयोग के लिए खोला गया, उसका फायदा इस तरीके से होगा। जी, अगर इसमें रोजगार का जो एंगल है जिसकी बात बार बार कही जा रही है, उसको किस तरह से समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण की अगर बात करूं सबसे ज्यादा, तो विनिर्माण में आज के दिन में लगभग 3.25 करोड़ जो है लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दूसरी तरफ जब आप सड़क बनाने की बात करते हैं तो उससे करीबन 400 तरह की आर्थिक गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित होती हैं, मतलब सकारात्मक रूप में वहां पर रोजगार के मौके बनते हैं। जहां पे सड़क बनती है या रेल मार्ग बिछता है, उसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने में मदद मिलती है, जिसमें नए रोजगार के मौके बनते हैं। तो ये अगर आप परियोजनाओं को देखें तो आपको निवेश का आकलन इस आधार पर भी करना चाहिए कि रोजगार के कितने मौके बन सकते हैं और आगे चल के और कितने बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब व्यवस्था का औपचारीकरण यानी कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होता है, उसका और ज्यादा फायदा मिलता है रोजगार के नए नए मौके को सृजित करने में। तो इन आंकड़ों में हम आपको नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि एक छोटी सी बात जो होती है कि इतना पैसा लगा, लेकिन उस छोटी सी बात के पीछे बड़े फायदे हैं, वो किस तरीके से होता है, वो रोजगार के तौर पे कैसे दिखता है, वो आपको उसका विश्लेषण नए सिरे से करना होगा। जी, निश्चित तौर पर। शेखर जी, एक बात अगर इसको समझा जाए कि चाहे वो तेलंगाना की बात हो या राजस्थान की बात हो, आरोप लगाने के लिए बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा कि लोगों को लगता है कि इलेक्शन ईयर है इसलिए प्रधानमंत्री वहां पर जाकर इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि राजस्थान में जो रेल का बजट है केंद्र सरकार की तरफ से, वो पिछले 9 वर्षों में 10 गुना बढ़ा है। ये तेलंगाना में 17 गुना बढ़ा है। यानी ये कोशिशें लगातार केंद्र सरकार की तरफ से पीएम की अगुवाई में लगातार हो रही है और ये उसी की एक कड़ी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, ये जब आप कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, रेल माध्यम से हो या हाईवे माध्यम से, जब दूरियां कम हो जाती है, खास करके जो बैकवर्ड एरिया से या बहुत इंटीरियर एरिया से, ये बात राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे एक प्रोजेक्ट है अमृतसर से लेकर जामनगर वाला, जो राजस्थान होके जाएगा, इससे जब बड़ी हाईवेज बनती हैं, देखिए एक बात हमें रखनी चाहिए, जब अमेरिका का बड़ा डेवलपमेंट हुआ था 30s और 40s में और 50s में, उसका बड़ा कारण था बड़े हाईवेज बनाए गए, क्योंकि डिप्रेशन ईयर से जब अमेरिका निकला तब यही रास्ता था कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये करना चाहते हैं तो आप कनेक्टिविटी बढ़ा दीजिए। क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वारंगल में भी की कि जब हम दूरियां कम करते हैं तो हम लोगों को जोड़ते हैं, एरियाज को जोड़ते हैं, रीजन्स को जोड़ते हैं, और साथ में वहां के जितने आप हाईवेज कराएंगे वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ जाएगी, जैसे अभी शिशिर जी बता रहे थे। तो जितना कनेक्टिविटी ना होगा तब इंटीरियर ऐसे वैसे ही रह जाएंगे कि कौन चाहेगा कि भाई इतना दूर में जाके वहां इन्वेस्ट करे। तो आप पहले नेटवर्क बना देंगे, तब आप हाईवेज का, रेलवेज का,
और वो कैपेसिटी आजकल देखिए जो प्लानिंग हो रही है हाईवेज का, वो रेलवेज का, कि आज की जरूरत को लेके नहीं हो रहा है। 10 साल के बाद क्या होगा, कितना ट्रैफिक फ्लो होगा, 20 साल के बाद क्या ट्रैफिक फ्लो होगा, कितने लोड रेलवे पे होगा, कितने लोड हाईवे पे होगा, ये सारी कैलकुलेशन हो रहा है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं जितना हो सके, जहां 4 लेन है वो 6 लेन बन रहा है, जहां 6 लेन है वो 8 लेन बन रहा है। और आज जितने प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया तेलंगाना, खास करके तेलंगाना को लेकर, देखिए एक हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यानी दूसरा चेन्नई सूरत कॉरिडोर है, फिर हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटीरियर कॉरिडोर, फिर मंचेरियल वारंगल कॉरिडोर, काकटिया मेगास टेक्सटाइल का एक बड़ा ये जो बन रहा है रीजन बन रहा है वो वाला, और वारंगल का SGZ, और हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखिए ये मतलब ये हाईली कनेक्टेड एरिया है हैदराबाद और वारंगल। वारंगल 3 घंटा दूर है हैदराबाद से, 2.5 से 3 घंटा ट्रेन में, लेकिन वो जो बन जाएगी, जैसे और भी आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, हाईवेज का ये भी बढ़ाएंगे, तब इसका मतलब बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट की स्कोप बढ़ेगी। जहां इन्वेस्टमेंट होगी नई इंडस्ट्रीज आएगी, वहां की जॉब की स्कोप बढ़ेगी। लोगों को केवल जॉब, कोई पर्टिकुलर मतलब सर्विस जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे क्या होगा कि कई एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, अपने आप एक कुछ व्यवसाय शुरू करने, कोई स्टार्टअप की बात करेंगे, कोई छोटा मोटा कुछ मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो इसी तरह इकोनॉमी का पूरा स्पर्ट होता है, जिसका असर आप देखेंगे जैसे ये सब होते जाता है कि पिछले मतलब 2-3 साल में या 4 साल में आप देखेंगे आपकी GDP ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। क्योंकि केवल बैठकर हम बात करें भाई इकोनॉमी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसे नहीं होता। अब थियोरी की बात नहीं है, थियोरी की समय नहीं है, क्योंकि सरकार पहले से ही सोच के रखी है। कोविड एक पीरियड था, 3 साल का जो पीरियड, वो अनफॉर्चुनेट पीरियड था, जिसके वजह से कई कार्यक्रम डिले हो गए, कई प्रोजेक्ट डिले हुए। उसके बावजूद अभी हम जो देख रहे हैं कि हाई स्पीड से जितने हो सके, अभी जो एक बड़ा मीटिंग हुआ था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो प्रगति मैदान में हुआ था, जिसको दूरदर्शन ने बहुत अच्छी तरह कवर भी किया, जहां पर प्राइम मिनिस्टर का बार बार यही एम्फेसिस था कि आप आगे 2000 मतलब 2047 तक की सोचिए, जो अमृतकाल के बाद अभी जो 25 साल आगे जो है उसके क्या क्या होनी चाहिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। और सरकार चाहती है कि हर सरकारी संस्था, हर सरकारी एजेंसी, हर मंत्रालय के हर लेवल पे ये एक प्रकार से नए जोश की जरूरत है। जहां जोश देख रहे हैं वहां प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म होती है। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, और केवल ये कोई टॉकिंग की बात नहीं है, ये एकदम एक्शन की बात है। जी, एक बात इसमें मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बात और जोड़े। जब हम कहते हैं कि अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, जब चाहे वो तमाम सारे एक्सप्रेस वे सामने आए हैं, चाहे वो आप अपने पास में यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर ले, दिल्ली मुंबई की बात कर ले, मुंबई नागपुर की बात कर ले, सूरत चेन्नई की बात कर ले, एक लंबी फहरिस्त है एक्सप्रेस वेज की। अकेले तेलंगाना में अगर बात की जाए तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की जो रोड की परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, वो चल रही हैं। तेलंगाना में पिछले 9 वर्षों में जो रोड जो राजमार्ग था 2,500 किलोमीटर का, वो बढ़कर 5,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। किस तरह से पूरे देश को एक पूरे समूचे नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश की जा रही है शेखर जी, और किस तरह से इस गति को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, केवल तेलंगाना ले लेंगे, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे, 10 गुना बढ़ा है, मतलब किलोमीटर लेंथ में आप देखेंगे कि पिछले 9-10 साल में 10 गुना बढ़ा है। और इसके अलावा जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसमें भी और 2,500 मतलब 2,500 किलोमीटर और जुड़ जा रहा है। तो ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि भाई कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए, कि जब आप पूरा विकास कर रहे हैं तो उसमें बैकवर्ड रीजन, इंटीरियर रीजन, और देखिए क्योंकि हैदराबाद वगैरह हाईली अर्बनाइज सेंटर्स है, लेकिन उसके आसपास इलाके जो है वो अब जहां पे बड़ी स्कोप है, जो बहुत मतलब स्कोप है और डेवलपमेंट की, वहां इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की, ये नए नए कॉरिडोर की बात हो रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, ये सारे इसका पीछे यही है कि ये जब आप नेटवर्कली कनेक्ट कर लेंगे ये बड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा और प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगा। देखिए सरकार की सोच क्या है, जब 100 लाख करोड़ इंफ्रा पे खर्चा कर रही है, इसका मतलब यही है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगी या रेडी होते जाएगी, जितने बिजनेसेस हैं उनको भी लगेगा कि अभी समय है हमें इन्वेस्ट करने की, ताकि 2-3 साल में हम अपने रिटर्न्स की और कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए, आपने जो सबसे बात कही पहले- प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इस पर शिशिर सिन्हा जी आपका बहुत छोटा सा कमेंट चाहेंगे। जब सरकार कहती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो या रोड का प्रोजेक्ट हो, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही साथ सबका विकास पे भी का जो मूल मंत्र है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप इस साल का देखें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए का है। जी। और जब सरकार 13.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है तो इसका आप समझ लीजिए कि कई गुना ज्यादा निजी कंपनियों के लिए निवेश करने का मौका बनता है, क्योंकि एक तरीके से उनके लिए एक हैंड होल्डिंग होती है कि हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो आप 2 रुपये 3 रुपये लगाएं। तो हम सिर्फ जो निवेश की बात करते हैं वो 13.5 लाख करोड़ की बात ना करें, बल्कि हम ये सोचे कि 40 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश कैसे आएगा। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सरकार जितना निवेश करे, निजी निवेश उससे कई गुना ज्यादा करे। और जाहिर सी बात है कि सरकार और निजी निवेश मिलकर के काम करेंगे, सरकारी निवेश और निजी निवेश मिलकर के काम करेंगे, तो जो सबका साथ सबका विकास की जो बात है वो परिकल्पना पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी, निश्चित तौर पर उसको दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद है कि इसी गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी आपका और शिशिर सिन्हा जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।